तो आज का टॉपिक है कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ठीक है, हमारा जावा में इनपुट आउटपुट भी हो चुका है कि जावा में इनपुट कैसे लेते हैं यूजिंग स्कैनर एंड बफर रीडर बोथ, एंड आउटपुट कैसे कराते हैं प्रिंट एलएन, प्रिंट और प्रिंट एफ, ये तीनों हो चुका है। अब है हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स का थ्योरी हमारा ऑलरेडी पहले हो चुका है कि बाय डिफॉल्ट एवरी स्टेटमेंट इज अनकंडीशनल। इट मीन्स द स्टेटमेंट must be executed whenever the program execution control goes to that particular statement. So by default every statement is unconditional। मतलब by default जो भी हम लोग स्टेटमेंट लिखते हैं, int a सेमीकोलन, कोई लूप दे रहे हो फॉर लूप लगा दिए, कोई सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन, कोई स्कैनर लगा दिए, कुछ भी लिखते हो तो वो बाय डिफॉल्ट इट इज अनकंडीशनल। एंड व्हाट दिस अनकंडीशनल मीन? So unconditional means it means the statement must be executed whenever the program execution control goes to that particular statement। कि जब भी हमारा प्रोग्राम को जब हम लोग एग्जीक्यूट कराएंगे तो जब उस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कंट्रोल जब भी उस स्टेटमेंट के पास जाएगा तो दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट मस्ट बी एग्जीक्यूटेड। वो एग्जीक्यूट करेगा ही, आप कुछ भी लिखो एग्जीक्यूट करेगा। देखो, चलो यहाँ कुछ प्रोग्राम लिखते हैं हम लोग, छोटा सा एग्जांपल समझते हैं। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, यहाँ पे हम लोग है इंट नम। ठीक है, चलो एक स्कैनर से इनपुट लो, सॉरी इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। ठीक है, हम लोगों ने स्कैनर को इंपोर्ट कर लिया। अब यूज कर सकते हैं स्कैनर का एस इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। यहाँ क्या करते हैं हम लोग, एंटर एनी नंबर। ठीक है, उसके बाद नम इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वी हैव टेकन एन इंटीजर इनपुट। हम लोगों ने एक इंटीजर इनपुट लिया एंड दैट पर्टिकुलर इनपुट द डेटा इंटीजर डेटा विल बी स्टोर्ड इनटू दिस नम वेरिएबल। ठीक है, तो जब इस प्रोग्राम को हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे तो मान लो मेन से स्टार्ट हुआ एग्जीक्यूशन, हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन से स्टार्ट होता है। तो इंट नम एक वेरिएबल बना, ये अनकंडीशनल है। ठीक है, इसके बाद लाइन नंबर 5 था ना, लाइन नंबर 6 में जाएगा, ये एग्जीक्यूट किया। लाइन नंबर 7 ये एग्जीक्यूट हुआ, लाइन नंबर 8 ये एग्जीक्यूट हुआ। इसका मतलब कि these all statements are unconditional statements। अनकंडीशनल मतलब कोई कंडीशन नहीं है। एक स्टेटमेंट अनकंडीशनल या कंडीशनल कैसे समझ में आएगा? तो अगर कोई स्टेटमेंट किसी दूसरे स्टेटमेंट पे डिपेंड है या फिर किसी के ऊपर डिपेंड है वो, इसका मतलब कि वो कंडीशनल स्टेटमेंट है वो। जैसे ये जो नम है ये किस पे डिपेंड है? किसी पे डिपेंड नहीं है, इंडिपेंडेंट है। मतलब कि जब भी हमारा मेन फंक्शन, ये मेन मेथड जो है, जब ये एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा मेन का तो अंदर आएगा, ये लाइन एग्जीक्यूट करेगा क्योंकि ये लाइन अनकंडीशनल है। ये भी लाइन एग्जीक्यूट करेगा, ये भी लाइन एग्जीक्यूट करेगा, लाइन बाय लाइन सारा एग्जीक्यूट करेगा। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि बाय डिफॉल्ट एवरी स्टेटमेंट इज अनकंडीशनल। इट मींस द स्टेटमेंट मस्ट बी एग्जीक्यूटेड व्हेनेवर द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कंट्रोल goes to that particular statement। But if we want to make a statement or block of statements, तो ब्लॉक को आप यहाँ पे सेट भी बोल सकते हो, एक सिंगल स्टेटमेंट या फिर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। कंडीशनल, देन
we can do so with the help of if else and स्विच केस। ये 3 चीज होता है यहाँ पे जिसके थ्रू हम लोग स्टेटमेंट्स को कंडीशनल बनाते हैं। ठीक है, इफ एल्स और स्विच केस ये कंडीशनल स्टेटमेंट नहीं होता है। जैसे बहुत सारे लोग क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई अगर कभी उनसे इंटरव्यू में पूछे कि इफ कंडीशनल स्टेटमेंट है तो मैक्सिमम लोग बोल देते हैं कि हाँ इफ कंडीशनल स्टेटमेंट है। बताओ तो कैसे कंडीशनल स्टेटमेंट है इफ खुद कंडीशनल स्टेटमेंट नहीं है, वो किसी दूसरे स्टेटमेंट को कंडीशनल बनाता है। इफ itself is not a conditional statement because कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, देखो यहां पे पहले समझो। हम लोगों ने एक नंबर इनपुट लिया, अब हमें क्या प्रिंट करना है कि ये नंबर इवन है कि ऑड है। ठीक है, तो इफ num मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इवन नंबर, एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ऑड नंबर। अब देखो ये प्रोग्राम में मेन मेथड के अंदर में कितना स्टेटमेंट है, इतना सारा। इसमें से कौन सा कंडीशनल है, कौन सा अनकंडीशनल है? तो देखो, जिसका एग्जीक्यूशन किसी दूसरे लाइन पे या किसी पे डिपेंड नहीं करता है, मतलब जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना स्टार्ट होगा तो वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होते जाएगा, वो लाइन अपने आप एग्जीक्यूट होगा, इसका मतलब कि वो अनकंडीशनल है। जैसे मेन मेथड के अंदर आएगा तो ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, इट इज गारंटीड दैट दिस लाइन विल बी एग्जीक्यूटेड। अगेन आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस लाइन विल बी एग्जीक्यूटेड, again this line, again this line, again this line, again it is not guaranteed that this line will be executed। यहां तक तो सब कुछ ठीक है, यहां तक सब कुछ अनकंडीशनल है। इसका मतलब क्या पता चल रहा है कि इफ भी अनकंडीशनल होता है। इफ जो होता है ना वो खुद अनकंडीशनल होता है, वो दूसरों को कंडीशनल बनाने के काम में आता है। इट इटसेल्फ नॉट अ कंडीशनल स्टेटमेंट, इट इटसेल्फ एन अनकंडीशनल स्टेटमेंट। सी हियर, जब भी हमारा लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होगा, पहले ये एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद 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 ये एग्जीक्यूट होगा। अब अगर ये एग्जीक्यूट हुआ तब ये चेकिंग होगा यहाँ पे कि अगर ये ट्रू हुआ तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, और फॉल्स हुआ तो एल्स में जो लिखे हैं वो पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। सॉरी यहाँ पे ऑफ लिख दिया ना, ऑड नंबर। इसका मतलब कि ये जो दोनों हमारा स्टेटमेंट है, ये जो दोनों स्टेटमेंट है ये कंडीशनल स्टेटमेंट है। क्यों? ये डिपेंड करता है किसी के ऊपर में। इसका मतलब कि जब ये प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट करोगे तो गारंटी नहीं है कि ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, गारंटी नहीं है कि ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, बट ये गारंटी है कि ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ये भी गारंटी है कि ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ये भी गारंटी है कि ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ये भी गारंटी है कि ये भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ये भी गारंटी है कि ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अब अगर ये स्टेटमेंट आफ्टर एग्जीक्यूशन अगर ये ट्रू हुआ तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, और फॉल्स होगा तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। इट मींस दीज टू स्टेटमेंट्स आर कंडीशनल, these all are unconditional statements। if itself is an unconditional statement, if is used to make other statement or set of statements or block of statements conditional, it itself is not a conditional statement। सर कहना ये चाहते हैं कि जब तक इफ के अंदर हम लोग कंडीशन नहीं डालेंगे तब तक वो कंडीशनल बनेगा ही नहीं। नहीं, हम ये नहीं कहना चाहते हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि इफ अनकंडीशनल है, यहां कंडीशन डालो या ट्रू लिख दो। ये जो है ना, हम स्टेटमेंट है कुछ, हम ऐसे स्टेटमेंट को कंडीशनल बोल रहे हैं जो किसी पे डिपेंड है, जिसका एग्जीक्यूशन फाइनल नहीं है। वो एग्जीक्यूट कर भी सकता है, वो एग्जीक्यूट नहीं भी कर सकता है। अब बताओ ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा कि नहीं करेगा? ये तो गारंटी है करेगा, करेगा ये हाँ। भी स्टेटमेंट गारंटी है करेगा, ये भी गारंटी है, ये भी गारंटी है, ये भी गारंटी है। इफ भी एग्जीक्यूट होगा
बट हाँ। इफ का काम क्या होता है कि अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तब इफ के अंदर जो लिखे हैं वो एग्जीक्यूट होगा, और अगर ये फॉल्स होता है तो एल्स के अंदर जो लिखे हैं वो एग्जीक्यूट होगा। इसका मतलब कि इफ और एल्स के अंदर में जो स्टेटमेंट्स लिखा गया है वो स्टेटमेंट्स कंडीशनल है, इफ नहीं। अच्छा। इफ किसी स्टेटमेंट को कंडीशनल बनाने के काम में आता है, ये खुद कंडीशनल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अगर ये कंडीशनल होता है तो इस लाइन का एग्जीक्यूशन भी गारंटीड नहीं होता है। ये एग्जीक्यूट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, बट ऐसा है नहीं है। इसके बाद तो ये लाइन एग्जीक्यूट करेगा ही हमारा। हाँ, इसके बाद ये लाइन एग्जीक्यूट होगा कि नहीं इसका गारंटी नहीं है। इसके मतलब बाद ये लाइन एग्जीक्यूट होगा कि नहीं गारंटी नहीं है। बोलो क्या बोल रहे हो? इफ के बाद जो हम लोग लिखते हैं वो एग्जीक्यूट होगा कि नहीं होगा, वो कंडीशनल बनाता है उसको। हाँ, मतलब इफ हम आप इसको करके। कंडीशनल बना दिया है, ये हाँ। स्टेटमेंट इस पे डिपेंड है, हाँ। ये स्टेटमेंट इस पे डिपेंड है। जैसे एक एग्जांपल बताते हैं। तुम एक स्टूडेंट हो, अगर तुमको कोई बोलता है कि तुम्हारे पास अगर 100 रुपया है तो तुम वहां पार्टिसिपेट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। तो ये जो कंडीशन है तुम्हारा पार्टिसिपेट करना और ना करना, अब ये कंडीशनल हो गया ना कि अगर तुम्हारे पास 100 रुपया होगा तभी तुम पार्टिसिपेट कर पाओगे। तो ये जो पार्टिसिपेशन है ना, ये कंडीशनल हो गया। तो अगर ये 2 से डिवाइड होता है और डिवाइड होने के बाद जब रिमाइंडर अगर 0 आएगा तब ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। मतलब ये जो दोनों पार्ट है ये गारंटीड नहीं है कि एग्जीक्यूट होगा कि नहीं होगा। कब कौन होगा हम गारंटी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि डिपेंड करता है हम यहाँ पे क्या वैल्यू दे रहे हैं, यहाँ पे क्या रिजल्ट आ रहा है, उस रिजल्ट पे ये डिपेंड करता है। तो 99.99% केसेस में ऐसा होता है कि जब इंटरव्यू में कोई भी किसी से पूछता है कि भाई बताओ इफ कंडीशनल स्टेटमेंट है, या फिर बोलता है कि कंडीशनल स्टेटमेंट बताओ हमको, तो मुंह से सबका पहले एक ही चीज निकलता है, सर इफ एल्स स्विच केस। ये गलत है। इफ इज नॉट अ कंडीशनल स्टेटमेंट, इट मेक्स सम अदर स्टेटमेंट और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स कंडीशनल। अब ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट क्या होता है? तो इतना दूर तक सबको समझ में आया? ये डेफिनेशन जो हम यहाँ पे लिखे हुए हैं कि कंडीशनल अनकंडीशनल क्या होता है, बोलो सबका क्लियर है? हाँ। यस सर। ठीक है। तो but if we want to make a statement or block of statements conditional, then we can do so with the help of if else and switch case. अब देखो ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट क्या होता है। तो बाय डिफॉल्ट इफ और एल्स के अंदर में सिर्फ एक ही स्टेटमेंट होता है। मान लो हम यहाँ पे इवन नंबर लिख दिए, एक और सी लिख दो हेलो, ठीक है। अब यहाँ एल्स में बाय, ठीक है। अब ये प्रोग्राम गलत है। कैसे गलत है? इफ के अंदर में सिर्फ एक ही स्टेटमेंट हो सकता है, दो नहीं हो सकता है। एल्स के अंदर में सिर्फ एक ही स्टेटमेंट हो सकता है, दो नहीं हो सकता है। बट यहाँ एल्स में गलती नहीं है। क्यों? क्योंकि एल्स के अंदर में जो है ये एक ही स्टेटमेंट है, ये एल्स का पार्ट नहीं है। एल्स खुद समझ जाएगा, बोलेगा मेरे अंदर तो एक ही है, ये एल्स के बाहर है। मतलब ये इफ एल्स का जब काम खत्म होगा तो ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, ये गारंटीड है। क्योंकि बाय डिफॉल्ट इफ और एल्स के अंदर में एक ही स्टेटमेंट आता है, एक से ज्यादा नहीं आता है। अगर तुम चाहते हो कि मल्टीपल स्टेटमेंट आए तो यू हैव टू यूज कर्ली ब्रेसेस। इसको कट करो। अच्छा, जेड, कंट्रोल जेड करते हैं। पहले इसको रन करा के दिखाते हैं एरर कहां पे आएगा। पता है एरर कहां पे आएगा? प्रॉब्लम यहाँ इफ में नहीं आएगा, प्रॉब्लम एल्स में आएगा। क्या? एग्जीक्यूट हुआ, एग्जीक्यूट हुआ, एग्जीक्यूट हुआ, एग्जीक्यूट हुआ, एग्जीक्यूट हुआ। तो मान लो हम लोगों ने 8 दिया था, तो ये 8 दिए हम लोग, तो 8 रिमाइंडर 2 इक्वल टू 0 होता है। क्या एग्जीक्यूट होगा? इवन नंबर। उसके बाद क्या प्रिंट आउट होगा? हेलो। क्योंकि हेलो इसके अंदर नहीं है, इवन नंबर प्रिंट हुआ, इफ का काम खत्म। तुमको पता है ना कि सिर्फ इफ भी हो सकता है, एल्स नहीं भी हो सकता है। हम सिर्फ इफ पे काम करेंगे, एल्स नहीं होगा मेरा। तो ये क्या समझेगा? अच्छा, इफ अगर ये हुआ तो इवन नंबर प्रिंट करो। अगर हम लोगों ने 10 दिया था तो 10 रिमाइंडर 2 0 होता है, इवन नंबर प्रिंट करेगा, आगे बढ़ा। अब ये क्या चेक करेगा? वो इफ खत्म। अब ये देखेगा ये एक अनकंडीशनल स्टेटमेंट है, हेलो प्रिंट किया, आगे बढ़ा, बोला भाई ये एल्स कहां से आ गया, इफ कहां है इसका। तुम समझ रहे हो कि इसका इफ ये है, प्रोग्राम अपने भाषा में समझेगा ना।
वो तो देखा कि इफ के अंदर तो बाय डिफॉल्ट एक ही लाइन आता है, अगर उस लाइन के तुरंत बाद एल्स हुआ इसका मतलब कि ये एल्स इस इफ का है, बट अगर उसके तुरंत बाद एल्स नहीं हुआ इसका मतलब कि ये सिर्फ इफ था, इसका एल्स पार्ट नहीं था। तो अगर इसका एल्स पार्ट नहीं था तो ये एल्स डायरेक्ट कहां से आ गया? बिना इफ का कभी एल्स होता है? वो बोलेगा, देखो रन कराओ, क्या बोल रहा है? एल्स विदाउट इफ। बट भाई मेरे हिसाब से तो ये इफ का एल्स सही है, लेकिन उसके हिसाब से समझना पड़ेगा ना, वो हमारे हिसाब से चलेगा ना, हम जावा के हिसाब से चलेंगे। ठीक है, तो इफ के अंदर में बाय डिफॉल्ट एक ही स्टेटमेंट होता है। देखो ये क्या समझ रहा है, यहां तक एग्जीक्यूट किया, यहां गया, इस इफ के अंदर में एक ही चीज है, ये इफ का पार्ट नहीं है, क्योंकि इफ के अंदर में अगर करली ब्रेसेस ना हो तो उसके जस्ट नेक्स्ट जो स्टेटमेंट होता है वही स्टेटमेंट उसका पार्ट होता है, बाकी इफ खत्म। अब जब इफ खत्म तो ये तो अनकंडीशनल हो गया, हेलो। अब ये बोल रहा क्या कि एल्स कहां से आ गया, इसका इफ कहां है? तो अगर तुम चाहते हो कि इफ और एल्स के अंदर में एक से ज्यादा स्टेटमेंट रहे, देन यू हैव टू यूज करली ब्रेसेस। इसको भी ठीक है, अब रन कराओ। अगर हम इवन नंबर देंगे तो इवन नंबर और हेलो प्रिंट करेगा, ऑड देंगे तो ऑड नंबर और बाय प्रिंट करेगा। तो चलो हम 4 देते हैं, तो देखो इवन नंबर हेलो प्रिंट कर रहा। हम 7 देते हैं तो ऑड और बाय प्रिंट कर रहा। ठीक है, चलो ये करली ब्रेसेस में मत दो, ठीक है, सिर्फ ये इफ वाला करली ब्रेसेस में दो। आउटपुट क्या आएगा? इसका मतलब देखो, ये करली ब्रेसेस दे दिया ना, इसका मतलब कि इसके अंदर जितना सारा है सारा कंडीशनल है और सारा इफ पे डिपेंड करता है कि इफ अगर ट्रू होगा तो ये सारा एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो हम क्या बोले कि इफ और एल्स के अंदर में बाय डिफॉल्ट एक ही स्टेटमेंट होता है अगर करली ब्रेसेस यूज नहीं कर रहे हो तो ये एल्स के अंदर में सिर्फ यही लाइन है कंडीशनल। ये क्या है? ये अनकंडीशनल है, इसका एल्स से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एल्स के अंदर में तो एक ही लाइन होता है। अब जब इसको रन करोगे तो अगर मान लो कि तुम इवन नंबर दिए हो 10, तो आउटपुट क्या आएगा? 10 रिमाइंडर टू 0 होता है, प्रिंट करेगा हेलो, इवन नंबर प्रिंट करेगा, हेलो प्रिंट करेगा, एल्स काम नहीं करेगा, क्योंकि इफ काम करेगा तो एल्स काम नहीं करेगा। उसके बाद ये काम करेगा, बाय प्रिंट करेगा, इवन नंबर हेलो बाय। अब बोलोगे बाय तो एल्स के अंदर में है, कैसे एल्स के अंदर में है? एल्स के अंदर तो बाय डिफॉल्ट एक ही स्टेटमेंट होता है। अगर तुमको दो दो स्टेटमेंट रखना है तो करली ब्रेसेस दो, रन कराओ, इवन नंबर दो 10, एंटर करो, देखो इवन नंबर हेलो बाय सब दे दिया। और ऑड नंबर दो तो ऑड नंबर में क्या आउटपुट आएगा? अगर 5 दे दिए तो ये काम नहीं करेगा, ऑड नंबर प्रिंट करेगा, बाय प्रिंट करेगा, मतलब बाय सबके साथ प्रिंट करेगा, क्योंकि ये तो अनकंडीशनल है। यहां हम दे दिए 3, तो देखो ऑड नंबर बाय, मतलब बाय इसके साथ भी काम कर रहा है, इसके साथ भी काम कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि बाय ये दोनों के साथ नहीं है, बाय अपना खुद इंडिपेंडेंट है, अनकंडीशनल है। ये कंडीशनल नहीं है, ना ही इफ पे है ना ही एल्स पे है। लेकिन तुम चाहते हो कि नहीं, हम तो 2 लाइन दिए थे वो सोच के कि ये दोनों उसी के अंदर है, तो दोनों के भाई उसी के अंदर है तो फिर ऐसे लिखो। अब देखो, अब ये दोनों का दोनों कंडीशनल है, एंटर एनी नंबर, ऑड नंबर दे दिए 5, ऑड नंबर बाय प्रिंट किया, इवन दो 6, तो इवन नंबर हेलो प्रिंट कर रहा है। तो ये लाइन का मतलब समझ में आया सबको? बोलो, या कोई डाउट है या क्लियर है? यस सर। तो ये था हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट। तो कभी भी गलती से भी ये मत बोल देना कि इफ कंडीशनल स्टेटमेंट होता है, क्योंकि अगर कोई पूछेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय कंडीशनल स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है, तुम क्या समझते हो इसको, तो बोलना कि कंडीशनल स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसका एग्जीक्यूशन किसी दूसरे स्टेटमेंट पे डिपेंड करता है। इसका एग्जीक्यूशन गारंटीड नहीं होता है, मतलब ये किसी पे डिपेंड कर रहा है कि अगर वहां से कुछ ट्रू फॉल्स अगर ऐसा कुछ हुआ तभी एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज एग्जीक्यूट नहीं करेगा। और अनकंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है? तो अनकंडीशनल स्टेटमेंट एक नॉर्मल स्टेटमेंट होता है, जब भी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कंट्रोल, मतलब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है तो एग्जीक्यूशन कंट्रोल वहां पे जाएगा और वो एग्जीक्यूट करेगा। बट कंडीशनल स्टेटमेंट्स के पास कंट्रोल स्टेटमेंट, एग्जीक्यूशन कंट्रोल स्टेटमेंट गारंटीड नहीं है कि वो जाएगा, वो ये फंसा देगा वहां पे।
अगर ये ट्रू हुआ तो उसको भेजेगा यहाँ पे, और अगर फॉल्स होगा डायरेक्टली यहाँ भेज देगा, यहाँ भेजेगा ही नहीं। तो इफ itself not a conditional statement but it makes some other statement or block of statements conditional, इसको ब्लॉक बोलते हैं करली ब्रेसेस के अंदर जितना सारा लिखोगे। तो ये था इफ एल्स का प्रोग्राम। अब होता है सिर्फ इफ। ऐसा भी हो सकता है, मान लो एक हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू का प्रोग्राम बना रहे हैं, ठीक है, कि तुमको एक प्रोग्राम दिया गया है कि कोई एक नंबर लो और उसका एब्सोल्यूट वैल्यू प्रिंट करो। तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है? तो अगर मान लो पॉजिटिव नंबर दोगे तो भी पॉजिटिव, नेगेटिव दोगे तो भी पॉजिटिव, मतलब वो नेगेटिव नंबर नहीं होता है। यही है एब्सोल्यूट वैल्यू हमारा। तो उसे का एक प्रोग्राम करना है कि यूजर से एक इनपुट लो। तो हम लोग क्या कर दिए कि इनपुट ले लिए एंटर नी नंबर, नंबर ले लिए नम में। अब हमें क्या चेक करना है कि एक बार चेक कर लो कहीं नम लेस देन 0 तो नहीं है। पहले नेगेटिव चेक करो कि नेगेटिव है कि नहीं। अगर पॉजिटिव हुआ तो ऐसे ही प्रिंट करा दो, और नेगेटिव हुआ तो उसको पॉजिटिव कर दो। तो पहले चेक करो नेगेटिव है कि नहीं। तो किसी नंबर को नेगेटिव हम कैसे चेक करते हैं? तो इफ नम लेस देन 0, अगर वो 0 से छोटा हुआ इसका मतलब वो नेगेटिव है। इसको पॉजिटिव कर दो कि नम इक्वल टू माइनस नम, हो गया पॉजिटिव। कैसे हुआ? अगर हम लोगों ने यहाँ पे -5 दिया तो नम में -5 आया। तो इफ -5 लेस देन 0 इज इट ट्रू? तो यस इट इज ट्रू, बिकॉज -5 इज लेस देन 0। इफ इट इज ट्रू तो दिस स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड because this is conditional. It depends on this if. So if this if is true, then this statement is inside this if statement. It means this statement will be executed. तो नम में हम लोगों ने दिया था -5, तो अब नम में क्या चला गया? -5, मतलब माइनस नम कर दिया ना, तो माइनस और नम में क्या है? -5 है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो नम में +5 चला गया। अब प्रिंट करा दो system.out.println, नम को प्रिंट करा दो। अगर मान लो हम पॉजिटिव नंबर देते हैं तो ये काम नहीं करेगा। मतलब एंटर डी नंबर हम लोगों ने दिया 5, तो 5 लेस देन 0 है नहीं है, तो ये काम नहीं करेगा। और इसका एल्स पार्ट नहीं है, हम तो बताए ही कि इफ के तुरंत बाद जो स्टेटमेंट होता है वो इफ के अंदर है। अगर उसके एक लाइन के बाद अगर एल्स है तो ठीक है, और एल्स नहीं है इसका मतलब कि इफ खत्म। तब ये आ जाओ। तो अगर हम लोगों ने +5 दिया था पॉजिटिव नंबर, तो +5 नॉट लेस देन इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स हो गया, तो ये काम नहीं करेगा। आगे बढ़ो, नम को प्रिंट करा दो। हम 5 दिए थे, 5 प्रिंट हो गया। बट अगर नेगेटिव नंबर दोगे तो -5 लेस देन 0, ये कंडीशन ट्रू है, तो फिर ये काम करेगा। तो नम में क्या हो गया? माइनस माइनस 5, इट मीन्स नम में 5 चला गया। अब यहाँ आओ, 5 प्रिंट हो गया, रन करो। 5, तो देखो 5 आ रहा है। -9, अभी देखो 9 आ रहा है, नेगेटिव नंबर, क्योंकि -9 यहाँ पे सेटिस्फाई कर गया, तो ये काम करेगा। तो -9, तो नम में माइनस माइनस 9 +9 हो गया, नम को प्रिंट करा दिए। बोलो ये प्रोग्राम समझ में आया सबको? क्या है बोलो? यस सर। यस सर। तो हम लोग का इफ खत्म, इफ एल्स खत्म, ठीक है। अब एक होता है इफ एल्स लैडर, सीढ़ी टाइप का, इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ। अगर हमें मान लो कभी मेन्यू ड्राइवन प्रोग्राम बनाना हो, मेन्यू ड्राइवन मतलब कि कुछ मैसेज दे रहा है कि 1 से ये करो, 2 प्रेस करो इसके लिए, 3 प्रेस करो इसके लिए, 4 फॉर दिस, 5 फॉर दिस, प्रेस एनी की। हम लोगों ने उसको एक चॉइस दे दिया, ठीक है। तो चलो एक बेसिक कैलकुलेटर ही बनाते हैं हम लोग इफ एल्स लैडर के थ्रू। एक यहाँ पे इंट num1 num2 हम लोगों ने 2 वेरिएबल ले लिया। तो एंटर फर्स्ट नंबर, अब एंटर सेकंड नंबर, मैसेज दे दिए। तो यहाँ ऊपर जो लिए हम लोग वो हो गया num1 में, नीचे हो गया num2 में, ठीक है। चलो ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, डबल कोट में 1 किसमें दे दिए, ऐड /n मतलब न्यू लाइन, ठीक है। /n का मतलब न्यू लाइन।
2 2 नंबर से सब्ट्रैक्ट न्यू लाइन, 3 से मल्टीप्लाई न्यू लाइन, 4 से डिवाइड न्यू लाइन, एंटर योर चॉइस। ठीक है, यहाँ पे एक और ले लो वेरिएबल चॉइस। हम लोग यहाँ पे क्या कर दिए, चॉइस इक्वल टू एससी डॉट नेक्स्ट इंट, एक और इनपुट लो। मतलब जब हमारा प्रोग्राम ये एग्जीक्यूट होगा तो सबसे पहले क्या होगा, इंट num1 num2 चॉइस, स्कैनर के एससी इक्वल टू न्यू स्कैनर, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटर इन। अब यहाँ पे क्या हुआ, एंटर फर्स्ट नंबर, हम लोगों ने पहला नंबर दिया, एंटर सेकंड नंबर, हम लोगों ने सेकंड नंबर दिया। उसके बाद क्या है, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड एंटर योर चॉइस, ऐसा पूछा हम लोगों से। वो क्या प्रिंट करेगा, 1 से ऐड, फिर नीचे उतर जाएगा न्यू लाइन से, फिर 2 से सब्ट्रैक्ट न्यू लाइन से नीचे उतर जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई न्यू लाइन से नीचे उतर जाएगा, 4 से डिवाइड न्यू लाइन से नीचे उतर जाएगा, एंटर योर चॉइस। हम लोगों ने चॉइस दिया, तो हमें 1 2 3 4 कुछ भी प्रेस करना है। कोई चाहे तो 1 2 3 4 छोड़ के कुछ और भी प्रेस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, पहले चेक करते हैं कि इफ चॉइस इक्वल टू 1, अगर चॉइस 1 होता है यहाँ क्या कर दिए हम लोग, num1 प्लस num2 हम लोगों ने ये प्रिंट कर दिया। एल्स अगर मान लो 1 नहीं हुआ तो एल्स में फिर से इफ, एल्स इफ चॉइस इक्वल टू 2, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। अब यहाँ क्या होगा, num1 माइनस num2, सब्ट्रैक्शन करना है ना। अगर 2 भी नहीं हुआ तो एल्स इफ चॉइस इक्वल टू 3, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन num1 इंटू num2, एल्स इफ चॉइस इक्वल टू 4, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन num1 डिवाइड num2, एल्स लास्ट में सिर्फ एल्स दे दिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इनवैलिड चॉइस। लोगों ने यहाँ पे इनवैलिड चॉइस दे दिया। तो अगर 1 हुआ तो ये काम करेगा, नहीं तो फिर से चेक कर रहे, एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स, ये वाला है। जब इसमें से कुछ नहीं हुआ तो लास्ट में इनवैलिड चॉइस। मतलब हो सकता है कि हम लोगों ने 1 2 3 4 नहीं दिया है, सपोज हम लोगों ने 3 दिया या चॉइस में, तो चॉइस 1 है नहीं है, तो इस इफ का एल्स कौन सा है, ये वाला है कि ये वाला है। तो हमेशा याद रखना कि इफ के तुरंत बाद जो एल्स होता है वो उसका होता है, और एल्स के तुरंत पहले जो इफ होता है वो उसका होता है। मतलब इस एल्स का इफ ये वाला है, 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 इस इफ का एल्स ये वाला है, इस इफ का एल्स ये वाला है। तो हम लोगों ने 3 प्रेस किया, तो चॉइस 1 है नहीं है, एल्स में आओ। फिर से इफ चॉइस 2 है नहीं है, इसका एल्स में आओ। चॉइस 3 है, तो ये काम करेगा। अब इसका तो एल्स में नहीं आएगा, क्योंकि इफ काम करेगा तो एल्स में नहीं जाएगा, और यहाँ एल्स में नहीं जाएगा तो फिर ये इफ काम नहीं करेगा, और ये इफ काम नहीं करेगा तो ये एल्स काम नहीं करेगा। ठीक है, एंटर फर्स्ट नंबर 6, एंटर सेकंड नंबर 3, एक से ऐड कर दिया हम, आया 9। ठीक है, तो 6 + 3 9, एंटर फर्स्ट नंबर 5, सेकंड नंबर 3, 1 से सब ऐड, 2 से सब्ट्रैक्ट, 3 से मल्टीप्लाई, 3 कर दिए, एंटर। तो 15 प्रिंट किया, 5 × 3 15, फिर से रन कराओ, एंटर फर्स्ट नंबर 5, सेकंड नंबर 2, एंटर योर चॉइस 1 2 3 4। हम 1 2 3 4 प्रेस नहीं करेंगे, हम 9 प्रेस कर दिए, तो क्या बोलेगा, इनवैलिड चॉइस, क्योंकि हमको तो 1 2 3 4 बोला। अब बोलो सब कोई कि सबको ये समझ में आया।
ये प्रोग्राम, या किसी को डाउट है? बोलो। सबको समझ में आया है या किसी को डाउट है? सर स्कैनर एस इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, इसका मतलब क्या है? स्कैनर एक क्लास है जो इनपुट लेने के लिए बनाया गया है। सिस्टम डॉट इन जैसे हम लोग कैसे आउटपुट करने के लिए होता है हमारा स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। तो अगर मान लो कि स्टैंडर्ड बेसिक इनपुट आउटपुट, तो अगर हमें सिस्टम से इनपुट लेना है, फाइल का सिस्टम फाइल अलग होता है पूरा पूरी। जब जावा का लास्ट होगा हम लोगों का, तो हम लोग जावा के लास्ट में पढ़ेंगे फाइल के बारे में, ठीक है? तो सिस्टम डॉट इन मतलब सिस्टम के थ्रू हम इनपुट लेना चाहते हैं। सिस्टम डॉट आउट का मतलब हम सिस्टम में आउटपुट कराना चाहते हैं। अब है कि ये स्कैनर क्या है, तो स्कैनर एक क्लास है जो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे, लास्ट या सेकंड लास्ट क्लास में। स्कैनर और बफर रीडर ये दोनों क्लास है जो पहले से जावा के अंदर में बना के रखा हुआ है, जिसके थ्रू हम लोग इनपुट लेने का काम करते हैं। इनपुट से रिलेटेड जितना सारा काम है सब इसके अंदर में पहले से बना के रखा गया है। जैसे स्कैनर एक क्लास है जिसके अंदर में नेक्स्ट इंट नाम का एक मेथड बना के रखा गया है, जिसके थ्रू हम लोग एक इंटीजर वैल्यू सिस्टम के स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस के थ्रू ले सकते हैं। उसी तरह एक नेक्स्ट फ्लोट होता है जो सिस्टम के इनपुट डिवाइस के थ्रू हम एक फ्लोट वैल्यू इनपुट ले सकते हैं। तो ये स्कैनर और बफर रीडर दोनों ही सिस्टम से इनपुट लेने के लिए बनाया गया है, ठीक है? यस सर। ठीक है, तो ये हुआ हम लोगों का। अब इसी में क्या होता है, एक स्विच केस होता है। सेम प्रोग्राम, ये जो इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ कर रहे हैं हम लोग, इसको हम लोग स्विच केस में चलो कन्वर्ट कर देते हैं। हम लोग इसको क्या करेंगे, स्विच केस में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है? तो स्विच केस में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको, तो चलो हम लोगों ने चॉइस इनपुट ले लिया ना। स्विच के अंदर में हम लोग चॉइस पास कर देते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे केस होता है, जो जो केस 1 हो गया, केस 2, केस 3, केस 4, जो जो हमको चेक करना था ना, यहाँ पे इक्वल टू जो कर रहे थे हम लोग चेक, वही है केस, ठीक है? और सबसे लास्ट में डिफॉल्ट। अगर कोई भी केस मैच नहीं किया, जो सबसे एल्स पार्ट होता है ना, यही चीज है ये, बस ऐसे ना लिख के इसको छोटा सा हम लोग ऐसा कर देते हैं। तो केस अगर चॉइस 1 था तो ये काम कर रहे थे ना हम लोग, तो यहाँ केस 1 में भी वही काम करेंगे। चॉइस 2 में ये काम कर रहे थे, केस 2 में वो काम करेंगे। चॉइस 3 में ये काम कर रहे थे, केस 3 में ये काम करेंगे। चॉइस 4 में ये काम कर रहे थे, केस 4 में ये काम करेंगे हम लोग। एल्स में ये काम कर रहे थे, डिफॉल्ट में ये काम करेंगे हम लोग, ठीक है? अब इसको हटा दो, इसका काम खत्म। इसको चाहो तो एक लाइन में भी लिख सकते हो, या फिर यहाँ पे कोलन के बाद एंटर भी कर सकते हो। एक लाइन में लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? अब देखो इसको थोड़ा सा समझना, इसमें ब्रेक का काम थोड़ा सा समझना है। स्विच केस में ब्रेक जरूरी नहीं है, ठीक है? स्विच केस में ब्रेक बनाया नहीं गया है कि स्विच केस कर रहे हो तुमको ब्रेक देना ही पड़ेगा। स्विच केस बनाया किस लिए गया है, अभी थोड़ा देर पहले इसी का हम दूसरा फॉर्मेट तुमको दिखाए कि उसको इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ से कैसे करेंगे हम लोग। स्विच केस से क्यों कर रहे हैं हम लोग, देखो स्विच केस का थोड़ा सा समझना पड़ेगा, इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। स्विच केस का फंडा समझो कि हम लोग स्विच में एक वैल्यू पास कर दिए, अब इस वैल्यू को यहाँ पे हम लोग मैच करते हैं केस के थ्रू। जैसे वहां पे हम लोग इक्वल टू से मैच कर रहे थे, यहाँ हम लोग केस से मैच करते हैं। तो मान लो हम लोगों ने फर्स्ट नंबर दिया 5, सेकंड नंबर दिया 3। अब ये पूछा 1 2 3 4, हमने 2 कर दिया, तो चॉइस में 2 आ गया। यहाँ 2 पास हुआ स्विच के अंदर में। केस 1 मैच किया नहीं किया, आगे बढ़ो, 2 मैच किया कर गया, हम लोगों ने 2 दिया था। तो स्विच केस ऐसा बनाया गया है कि जहां पे मैच कर जाए वहां से अब वो केस मैच नहीं करेगा,
वहां से जितना स्टेटमेंट है सारे स्टेटमेंट को वो एग्जीक्यूट करेगा। स्विच इसीलिए बनाया गया है। तो अगर 2 मैच करेगा तो आउटपुट क्या आएगा? ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा। अगर हम लोगों ने 3 दिया तो 1 मैच नहीं किया, आगे बढ़ो, 2 मैच नहीं किया, आगे बढ़ो, 3 मैच कर गया ना। इसका मतलब कि 3 से सारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा केस छोड़ के। अब केस मैच नहीं करेगा वो, क्योंकि एक बार मैच कर गया ना, अब दोबारा केस मैच नहीं करेगा। तो ये एग्जीक्यूट करेगा, ये एग्जीक्यूट करेगा, ये एग्जीक्यूट करेगा, तीनों ही एग्जीक्यूट करेगा। तो ऐसा भी कभी लाइफ में हमारा सिचुएशन आता है कि अगर कोई इंसान फर्स्ट डिवीजन आया है, मान लो स्कोर हम देख रहे हैं कि अगर वो फर्स्ट डिवीजन आया है कोई इंसान, तो यहाँ पे क्या होगा? उसको आइसक्रीम मिलेगा, चॉकलेट मिलेगा, एक मोबाइल फोन मिलेगा, जूता मिलेगा, कपड़ा मिलेगा। अगर वो सेकंड डिवीजन आया है तो आइसक्रीम नहीं मिलेगा, मोबाइल फोन, चॉकलेट, जूता, कपड़ा। अगर 3 आया है तो आइसक्रीम और मोबाइल फोन नहीं मिलेगा, चॉकलेट, जूता, कपड़ा। अगर 4 आया है तो चॉकलेट भी नहीं मिलेगा, जूता और कपड़ा मिलेगा सिर्फ, 4 आया है तो। और इसमें से कुछ नहीं आया है तो सिर्फ उसको कपड़ा मिलेगा। लाइफ में ऐसा भी हो सकता है ना कि अगर वो फर्स्ट डिवीजन है तो हमको ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। अगर सेकंड डिवीजन है तो वो नहीं चाहिए। सेकंड डिवीजन मतलब ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। तो इस सिचुएशन के लिए स्विच केस बनाया गया है। लोगों को लगता है कि स्विच केस में ब्रेक कंपलसरी है। ब्रेक क्यों कंपलसरी है? अगर मेरा कोई 1 प्रेस करेगा तो हमको सारा एग्जीक्यूट करना है, 2 प्रेस करेगा तो यहां से सारा एग्जीक्यूट करना है, 3 प्रेस करेगा तो यहां से सारा एग्जीक्यूट करना है, 4 प्रेस करेगा तो यहां से सारा एग्जीक्यूट करना है। और कोई मैच नहीं किया तो जो डिफॉल्ट में रहेंगे वो काम करेगा। इसलिए बनाया गया है। लेकिन हम चाहे तो इसमें एक ब्रेक भी लगा के कुछ और भी इसको मॉडिफाई किया जा सकता है। जैसे हम चाहते हैं कि अगर कोई केस मैच कर गया तो ये टोटल काम खत्म होने के बाद वो नीचे ना आए, वहीं से स्विच से बाहर निकल जाओ। तो उसके लिए क्या होता है? ब्रेक। अगर ब्रेक नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? रन कराओ, प्रोग्राम सही है, प्रोग्राम में कोई गड़बड़ी नहीं है। स्विच केस में ब्रेक कंपलसरी नहीं है। फर्स्ट नंबर 5, सेकंड नंबर 2, अब बोल रहा 1 2 3 4, हम 2 दे दिए। तो 2 दिए तो क्या कर रहा है? ये सब्ट्रैक्शन भी देगा, मल्टीप्लिकेशन भी देगा, डिवीजन भी देगा, इनवैलिड चॉइस भी देगा। मैंने जहां मैच किया वहां से सारा। अगर 3 देंगे तो यहां से सारा, 4 देंगे तो यहां से सारा, अगर 1 देंगे तो यहां से सारा। लेकिन हम चाहते हैं कि अगर 1 देंगे तो 1 ये 1 वाला काम करने के बाद यहीं से बाहर निकल जाओ, 2 के पास यहां नीचे नहीं जाना चाहिए। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? ब्रेक लगा देते हैं। हम चाहते हैं कि अगर कोई 2 दे तो 2 वाला काम करेगा और इसके बाद यहां नीचे नहीं आना चाहिए। तो 2 वाला काम करने के बाद उसके बाद ही ब्रेक लगा देना। तो ब्रेक क्या करता है? स्विच केस को ब्रेक कर देता है। अगर हम ब्रेक नहीं लगाएंगे तो भी सही है, बट वो हमारा स्विच केस के हिसाब से वो आंसर देगा, हमारे हिसाब से नहीं। अगर हम चाहते हैं कि 2 कोई प्रेस किया तो ये वाला प्रिंट, सिर्फ यही प्रिंट करना चाहिए, ये वाला नहीं, तो तुमको ब्रेक लगाना पड़ेगा। ठीक है। अब यहां पर ब्रेक नहीं भी लगा सकते हो सबसे लास्ट वाले में। क्यों? क्योंकि इसके बाद तो ऐसे भी स्विच खत्म होगा। तो लास्ट वाले में तुम्हारा मन, लगाओगे तो भी ठीक है, नहीं लगाओगे तो भी ठीक है। तो जब इसका जरूरत नहीं है तो हम क्यों लगाएं बेकार का? तो बोलो, इतना दूर तक समझ में आया सबको? ये क्या है? यस। यस सर। ठीक है। अब इसका एक और फंडा समझो। ये जो डिफॉल्ट है, जरूरी नहीं है कि ये डिफॉल्ट लास्ट पर रहेगा। डिफॉल्ट तुम्हारा कहीं भी हो सकता है, बीच में, सबसे ऊपर, कहीं भी। हमेशा याद रखना कि डिफॉल्ट एग्जीक्यूट तो लास्ट में ही करेगा। जब कोई भी केस मैच नहीं किया तब हमारा डिफॉल्ट एग्जीक्यूट होगा। चलो हम यहां कर देते हैं, सबसे पहले डिफॉल्ट कर देते हैं। तो ऐसा नहीं कि पहले डिफॉल्ट काम करेगा, ऐसा नहीं है। चॉइस में मान लो हम लोगों ने दिया 2, तो पहले यहां से मैच करेगा, डिफॉल्ट को छोड़ देगा। 1 मैच किया, नहीं हुआ, 2 मैच किया, हो गया, तो ये काम करेगा, ब्रेक। अगर मान लो हम लोगों ने 1 2 3 4 5 दे दिया, तो पहले केस मैच करेगा, डिफॉल्ट नहीं, पहले केस मैच करेगा। 1 नहीं मिला, 2 नहीं मिला, 3 नहीं मिला, 4 नहीं मिला, तब डिफॉल्ट काम करेगा। और डिफॉल्ट का मतलब यहां से सारा, जब तक तुम ब्रेक नहीं लगाए हो। तो डिफॉल्ट में गया, इनवैलिड चॉइस प्रिंट करेगा, सम प्रिंट करेगा, अब ब्रेक करेगा। इसका मतलब कि अगर डिफॉल्ट सबसे लास्ट में लिखते हो तब ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर डिफॉल्ट सबसे लास्ट में नहीं है, कहीं बीच में है या सबसे पहले है, तब तुमको ब्रेक लगाना पड़ेगा। देखो अब लगाना पड़ेगा। रन में गए, फर्स्ट में 5, सेकंड में 2, हम 6 7 दे दिए, तो क्या बोल रहा है? इनवैलिड चॉइस, अभी भी काम कर रहा। तो स्विच केस का ये फंडा को समझना कि डिफॉल्ट जरूरी नहीं है कि लास्ट में होगा, जरूरी नहीं है कि स्विच केस में ब्रेक लगाना ही होगा।
वो डिपेंड करता है हमारी सिचुएशन पे कि हमें करना क्या है। हमें कोई भी केस मैच करने के बाद, काम करने के बाद स्विच से बाहर निकलना था, इसलिए हम लोगों ने ब्रेक लगाया, अदरवाइज ब्रेक लगेगा नहीं। तो ये क्लियर है सबका, या किसी का इसमें डाउट है? बोलो, हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट खत्म। अब किसी के भी अंदर कुछ भी हो सकता है। स्विच केस के अंदर में हम लोग यहाँ पे इफ एल्स लगा सकते हैं, इफ एल्स के अंदर स्विच केस हो सकता है, एल्स के अंदर स्विच केस हो सकता है, इफ के अंदर स्विच केस हो सकता है, स्विच केस के अंदर इफ एल्स हो सकता है, स्विच केस के अंदर स्विच केस हो सकता है, किसी के भी अंदर कुछ भी हो सकता है। सब जरूरत पे डिपेंड करता है कि तुम्हारा कब जरूरत पड़ेगा। जैसे हम लोग चाहे तो यहाँ पे एक नया स्विच केस लगा दो, जरूरत पे डिपेंड करता है। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी के अंदर क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे कंप्लीट। कल मिलते हैं, कल हमारा चलेगा लूप। ठीक है।